फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हम फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर कर रहे थे। सेकंड पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। उसमें सबसे पहला टॉपिक है मनु। सबसे पहला थिंकर या सबसे पहला विचारक है मनु। मनु में हमने मनु का परिचय कर लिया था, मनुस्मृति कर ली थी, मनुस्मृति की विषय वस्तु कर ली थी और संप्रभुता का आधार धर्म अथवा दंड कर लिया था। धर्म अथवा दंड, संप्रभुता का आधार धर्म अथवा दंड। आज हम जो करेंगे वो है राज्य के सप्तांग सिद्धांत, 7 फोल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। राज्य के सप्तांग सिद्धांत, 7 फोल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत से आपने क्या समझा? राज्य के सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग का मतलब है 7। राज्य के सप्तांग सिद्धांत मनु के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य के विभिन्न अंग होते हैं उसी प्रकार राज्य के भी 7 अंग होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने विभिन्न अंगों से कार्यों को पूरा करता है उसी प्रकार राज्य भी अपने इन 7 अंगों के द्वारा अपने राज्य के कार्यों को पूरा करता है। ये राज्य के 7 अंग हैं जो सुचारू रूप से राज्य के कार्यों को पूरा करते हैं। तो ये 7 अंग, लेकिन मनु ने यहाँ जो अंग लिया है, 7 अंग लिए हैं, उसकी जगह मनु ने प्रकृति का उल्लेख किया है। मतलब अंग की जगह प्रकृति शब्द का उल्लेख किया। प्रकृति, 7 प्रकृतियाँ बताइए, राज्य की 7 प्रकृतियाँ। तो सबसे पहला जो अंग है या प्रकृति है वो है स्वामी। स्वामी अर्थात राजा। स्वामी अर्थात राजा। मनु ने राज्य को स्वामी की संज्ञा दी है। मनु ने राज्य को स्वामी की संज्ञा दी है तथा नैतिक गुण, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त राजा को राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना है। कैसा राजा होना चाहिए? राजा ऐसा होना चाहिए जो नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त हो। ऐसा राजा राज्य के लिए आवश्यक है जिसमें नैतिक गुण हो, प्रशासनिक क्षमता हो तथा कर्तव्यों के प्रति निष्ठा हो। यदि ये राजा में गुण है तो ही वो राज्य का स्वामी कहलाएगा। तो सबसे पहली प्रकृति में मनु ने स्वामी लिया है। स्वामी अर्थात राज्य। राज्य में उसने राजा के लिए विभिन्न प्रकार के दायित्व बताए हैं, जैसे नैतिक मूल्य, प्रशासनिक क्षमता और दायित्वों के प्रति निष्ठा। तो सबसे पहली प्रकृति थी स्वामी। दूसरी आती है मंत्री। मनु ये मानता था कि मंत्रियों के बिना या योग्य मंत्रियों के बिना राज्य के कार्यों को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता है। यदि मंत्री नहीं होंगे तो राज्य के कार्यों को किसी भी प्रकार से सुचारू रूप से चलाना राज्य के लिए या राजा के लिए कठिन हो जाएगा। तो मनु ने यह कहा है कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। कुशल मंत्रियों के बिना राज्य को नहीं चलाया जा सकता है। राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है, राज्य को नहीं चलाया जा सकता है। मंत्री को राज्य की प्रकृतियों में स्थान देकर, मंत्री को भी राज्य की प्रकृति में स्थान देकर मनु ने स्पष्ट किया है कि शासन की शक्ति, मनु ने क्या स्पष्ट किया है? मनु ने स्पष्ट किया है कि शासन की जो शक्ति है वो राजा की निजी शक्ति नहीं है। राजा की निजी शक्ति नहीं है, अपितु एक संस्थागत शक्ति है। निजी शक्ति नहीं है, अपितु एक संस्थागत शक्ति है जिसका प्रयोग राजा सुयोग्य मंत्रियों के माध्यम से ही कर सकता है। एक ऐसी शक्ति जो संस्थागत है जिसका प्रयोग राजा किसके द्वारा कर सकता है? सुयोग्य मंत्रियों के द्वारा ही कर सकता है। तो दूसरी प्रकृति आई मंत्री।
दूसरा अंग आया मंत्री। तो मनु ने कहा कि सुयोग्य या कुशल मंत्रियों के बिना राज्य को नहीं चलाया जा सकता। राजा अकेला राज्य नहीं चला सकता। जो ये राजा की शक्ति है, ये राजा की निजी शक्ति नहीं है, ये एक संस्थागत शक्ति है। ऐसी संस्थागत शक्ति जिसमें मंत्रियों का भाग है, जिसमें मंत्री जो है, सुयोग्य मंत्री जो है, उनके बिना राज्य को चलाना संभव नहीं है। तो राज्य को चलाने के लिए कुशल मंत्रियों की आवश्यकता है। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है पुर। पुर क्या है? पुर अर्थात राज्य की ऐसी राजधानी, राज्य की ऐसी राजधानी जो चारों तरफ से सुरक्षित हो, ऐसी राजधानी जो चारों तरफ से सुरक्षित हो, जिसके चारों तरफ सुरक्षा हो, जो चारों तरफ से सुरक्षित हो। मनु ने पूर्व में, मनु ने जो तीसरा अंग दिया है, जो तीसरी प्रकृति है पूर्व, जो तीसरी प्रकृति दी है पूर्व, उसमें सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता व्यक्त की है। सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता व्यक्त की है मनु ने। मतलब जो राजधानी है उसमें दुर्ग होने चाहिए, सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता व्यक्त की है। मनु ने दुर्ग की कई श्रेणियाँ बताई दुर्ग की, जैसे जल दुर्ग, पानी के द्वारा बनाया गया दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, पेड़ों के द्वारा बनाया गया दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया दुर्ग, तथा गिरि दुर्ग का उल्लेख किया है। 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं, जो कि पुर का मतलब राजधानी, जो कि राज्य की राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। राज्य की राजधानी में ये 4 प्रकार के दुर्ग होने आवश्यक हैं यदि राजा को राज्य की राजधानी को सुरक्षित रखना है तो। नेक्स्ट आता राज्य। राज्य चौथा अंग या चौथी प्रकृति राज्य। राज्य के अंगों में एक अंग के रूप में मनु ने राज्य का उल्लेख किया है। एक अंग के रूप में मनु ने राज्य का उल्लेख किया जो भ्रम पैदा करता है। अब भ्रम कैसे पैदा करता है? वास्तव में मनु ने राज्य शब्द के लिए जनपद का प्रयोग किया है। राज्य शब्द के लिए जनपद का प्रयोग किया। इस प्रकार मनु ने राज्य में, राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाली भूमि, मनु ने राज्य में राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाली भूमि, जितनी भी भूमि है जो उसकी सीमा में आ रही है, राज्य की सीमा के अधीन आने वाली भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता को सम्मिलित किया है। उसमें निवास करने वाली जनता को सम्मिलित किया। तो मनु ने जो चौथी प्रकृति ली है वो है राज्य। राज्य जो है वो कुछ भ्रम पैदा करता है, परंतु मनु ने राज्य के लिए जनपद का प्रयोग किया है। और जनपद क्या है? जनपद वो है जिसमें उस राज्य में आने वाली भूमि, उस राज्य के अधीन जितनी भी भूमि है वो तथा उसमें निवास करने वाली जनता को सम्मिलित किया गया है। भूमि और निवास करने वाली जनता, राज्य के अधीन भूमि और निवास करने वाली जनता को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट आता है कोश। कोश का मतलब क्या हुआ? कोश का मतलब हुआ धन। बिना कोश के किसी भी राज्य को चलाना संभव नहीं है। यदि राज्य के पास कोश नहीं होगा, यदि राज्य के पास धन नहीं होगा, तो राज्य किसी भी प्रकार से नहीं चलाया जा सकता है। तो मनु ने राज्य के शासन के पास एकत्रित धन को कोश का नाम दिया है। राज्य के पास जो धन है, जो राज्य ने धन एकत्रित किया है, उसे मनु ने कोश का नाम दिया है। मनु की मान्यता है कि मनु ने माना था कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोश होने पर ही, यदि राजा के पास, मनु ये मानता था कि यदि राजा के पास समुचित मात्रा में कोश होगा, यदि राजा के पास समुचित मात्रा में कोश है, तो ही वह प्रजा की सुरक्षा कर सकता है, तो ही वह प्रजा की सुरक्षा कर सकता है और उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न कर सकता है।
प्रजा की सुरक्षा कब कर सकता है? जब उसके पास समुचित मात्रा में कोष हो। यदि उसके पास कोष है तो वो प्रजा की सुरक्षा भी कर सकता है और प्रजा के कल्याण के कार्यों को भी संपन्न कर सकता है। तो मनु ने कोष की आवश्यकता पर बल दिया है। कोष का मतलब है धन। जो राज्य के पास या राजा के पास जो धन है उसे मनु ने कोष की संज्ञा दी है। वो कोष राजा प्रजा की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए प्रयोग करता है, इसलिए राजा के पास कोष होना चाहिए। यदि राज्य के पास कोष नहीं होगा तो राज्य किसी भी प्रकार से संचालित नहीं हो सकता। राज्य को संचालित करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। ये था 5वां पॉइंट। छठा अंग आता है या छठी प्रकृति आती है दंड। दंड अर्थात सेना। मनु ने दंड अर्थात सेना को राज्य के लिए सबसे आवश्यक प्रकृति के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि यदि सेना या दंड नहीं होगा तो राज्य की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का होना आवश्यक है। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का होना आवश्यक है। मनु ने दंड अथवा सेना को राज्य के लिए आवश्यक माना है, बहुत आवश्यक है राज्य के लिए। मनु ने सेना के अनेक अंगों में, मनु ने सेना के कई अंग बताएं। उसमें पहला है हस्ती सेना, दूसरा रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पदाति सेना। कौन कौन सी? रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पदाति सेना। अश्व सेना घोड़ों की सेना, जल सेना पानी, पदाति सेना मनुष्यों की सेना, पैदल मनुष्य जो उनकी सेना। तो इस प्रकार मनु ने कई प्रकार की सेनाओं का उल्लेख किया है और ये माना है कि राजा को ये परामर्श दिया या ये माना है कि सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बनाकर ही राज्य की सुरक्षा की जा सकती है। सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बनाकर ही राज्य की सुरक्षा की जा सकती है। यदि दंड एवं सेना, दंड अर्थात सेना राज्य के पास है और वो शक्तिशाली है तो राज्य को किसी भी प्रकार की हानि होने का डर नहीं है। राज्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। राज्य की प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए दंड अथवा सेना का होना आवश्यक है। और लास्ट आता है मित्र। लास्ट प्रकृति, सातवीं प्रकृति या सातवां अंग है मित्र। मनु ने राजा को यह परामर्श दिया है कि मित्रों की संख्या में वृद्धि करें। राजा को परामर्श दिया है कि मित्रों की संख्या में वृद्धि करें और मित्र को राज्य के आवश्यक अंगों में या प्रकृतियों में सम्मिलित करके मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि पहला कि कोई भी राजा शून्य में नहीं रह सकता है। कोई भी राजा अकेला नहीं रह सकता है। पहला पॉइंट। 2 पॉइंट बताएं। पहला पॉइंट, कोई भी राजा शून्य में नहीं रह सकता है। कोई भी राजा अकेला नहीं रह सकता और उसे दूसरे राज्यों के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं, दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। पहला पॉइंट है कोई भी राजा शून्य में नहीं रह सकता है। दूसरा पॉइंट आता है राज्य को या राजा को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह प्रयत्न करना चाहिए। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह प्रयत्न करना चाहिए कि उसके दूसरे राज्यों से संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। ये प्रयत्न करते रहना चाहिए कि उसके दूसरे राज्य या उसके पड़ोसी राज्य जो हैं उनसे उसके संबंध क्या रहे, मैत्रीपूर्ण रहे। उसे मित्रों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए और शत्रुओं की संख्या कम करनी चाहिए। इस प्रकार मनु ने मित्र को राज्य की 7 प्रकृतियों या राज्य की सप्तांग प्रकृतियों में स्थान देकर राज्य द्वारा शांति की नीति अपनाए जाने पर बल दिया। राज्य द्वारा शांति की नीति अपनाए जाने पर बल दिया। ये थी मनु के राज्य के सप्तांग सिद्धांत। मनु के राज्य के सप्तांग सिद्धांत। कल हम करेंगे राज्य का कार्य क्षेत्र।